ये बात हमें भी नहीं पता थी कि बिहार एक टाइम पे इंडिया का रिचेस्ट स्टेट था। मतलब पूरी दुनिया पे कब्जा करने वाले, अलेक्जेंडर को हराने वाले चंद्रगुप्त मौर्य मगध एम्पायर बिहार से ही थे। और पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी ना, जहाँ पर 90 लाख किताबें थी, वो भी बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी में ही थी। भारत में थी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है, नालंदा। और उसी नालंदा यूनिवर्सिटी में पूरी दुनिया भर से बच्चे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने आते थे, जहाँ पर हाईटेक सब्जेक्ट जैसे मेटाफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिकल साइंस पढ़ाया जाता था। चाइना, ग्रीस, जापान और कोरिया से स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे। और आज उसी बिहार में स्कूल से नहीं, बच्चे खुले में बैठ के पढ़ाई करते हैं। जब बारिश होती है तो घर चले जाते हैं, बारिश बंद होती है तो वापस स्कूल आ जाते हैं। जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना। 6, 7, 8 के लिए तो अलग अलग कमरा होना चाहिए, तो एक ही कमरे में जमीन नहीं है सर, वो भूमिहीन है। इस सरकारी गाइड बांध पर अवस्थित है विद्यालय। नहीं हो पाएगा तो हमको लगता है कि सुसाइड के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। और उस टाइम पर जितनी भी वॉर हुआ करती थी, ब्रिटिश एम्पायर से लेकर के रशियन सोवियत तक, 60% जितने भी गन पाउडर यूज होते थे ना, उसका जो सॉल्ट पीटर था वो बिहार से ही एक्सपोर्ट किया जाता था। और आज उसी बिहार में इंडिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना, वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने से डरती हैं कि यार ये तो बिहार है, अगर यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर दिया, फ्लॉप हो गई तो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्यभट्ट, इन्वेंटर ऑफ जीरो, यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध, जिन्होंने पूरी दुनिया को घूमा और उसके बाद उन्हें एनलाइटमेंट बिहार के बोध गया में मिली। बुद्धिज्म से लेकर के जैनिज्म तक का जो ओरिजिनेटर है वो बिहार ही है। सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है महाबोधि मंदिर। और आज उसी बिहार की हालत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई है कि बिहार में 26% जो हाउस होल्ड है, उनकी महीने भर की टोटल इनकम 6,000 रुपए है। जैसे कि अभी बाढ़ के समय में आया तो धान सब बह गया, सब खरीद के खाना पड़ता है। खेती की जमीन नहीं है आपके? नहीं है सर। चिमनी दिखाई पड़ती थी, धुआं दिखाई पड़ता। हर साल 5 लाख से ज्यादा बिहारी बिहार छोड़ के दूसरे स्टेट चले जाते हैं। पूरा बिहार का लोग जा ही रहा है बाहर। इधर बिहार में नौकरी कहाँ से है? कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं महाराष्ट्र, गुजरात जा रहा, और अब कहाँ जा रहे हैं? पूना जा रहा है। वही बिहार जहां फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन मगध एम्पायर की शुरुआत हुई थी। पटना, जो कि पहले पाटलिपुत्र था, वो वर्ल्ड की फर्स्ट प्लैन्ड सिटीज में से एक था। मतलब जितने भी आज के टाइम पे आप फोर्ट्स वगैरह देखते हो ना, रेड फोर्ट से लेकर के जितने भी किले देखते हो पूरी दुनिया भर में, उनमें जो बाहर साइड वॉल बनी रहती है उसको फोर्टिफिकेशन बोला जाता है। उसकी शुरुआत बिहार के मगध एम्पायर में हुई थी पहली बार। और आज उसी बिहार में लोग 200-200 रुपए के लिए गोलियां चला दे रहे हैं। खुले आम वहां पर क्राइम हो रहा है। बिहार का नाम लेते ही मन में एक क्राइम और पिछड़े स्टेट की इमेज दिखाई पड़ती है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एक टाइम पे इतना वेल डेवलप्ड और सबसे ज्यादा रिचेस्ट स्टेट आज के टाइम पे इंडिया का पोरेस्ट स्टेट बन गया? तो आज के वीडियो में हम यही चीज जानने वाले हैं कि बिहार में अचानक से इतना चेंजेस कैसे आ गया। आज के बिहार में और तब के बिहार में क्या डिफरेंस था, ऐसी क्या क्या चीजें हुई बीच में कि बिहार अचानक से इंडिया का सबसे ज्यादा पोरेस्ट स्टेट बन गया। और बिहार में आज जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी शुरुआत आज से बहुत साल पहले हुई थी। वो सारी की सारी चीज हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। आज के टाइम पे जो हम ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करते हैं ना, पूरी दुनिया जो है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम पे चली आ रही है। इसकी शुरुआत भी मगध एम्पायर में ही पहली बार हुई थी। और इंडिया को जो सबसे पहला आयरन ओर का जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस हुआ था ना, वो सबसे पहले बिहार से ही स्टार्ट हुआ था। और बिहार की जो मिट्टी है, जो लैंड है, वो एक्सट्रीमली फर्टाइल है, क्योंकि बिहार से गंगा, सोन और पुनपुन नदी बहती है, जिसकी वजह से वो बिहार के जो आसपास का पूरा रीजन है ना, उसको एक्सट्रीमली फर्टाइल बना देती है। और बिहार की जो आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन अगर आप देखोगे मैप में ना, तो वो बीचों बीच में पड़ती है। मतलब साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट करने का जो रीजन है, वहीं पे बिहार है। तो बिहार आज से नहीं, बहुत पहले के टाइम से ही हब माना जाता था एजुकेशन, पॉलिटिक्स और कॉमर्स का। तो जितनी भी ज्यादा चीजें हुआ करती थी ना, मगध एम्पायर का भी सेंटर इसीलिए बिहार को चूज किया गया था। तो जितना भी कंट्रोलिंग होती थी ना पूरे के पूरे मगध एम्पायर पे, वो सारा का सारा बिहार से ही कंट्रोल किया जाता था, क्योंकि बीच में सेंटर पावर होता था। अब मगध एम्पायर एक टाइम के बाद जब जाता है, उसके बाद गुप्त एम्पायर आता है। गुप्त एम्पायर तक में भी बिहार वैसा ही डेवलप था, वैसे ही टॉप पे चल रहा था, सारी चीजें बहुत परफेक्टली थी। और उसी इरा को इंडिया का गोल्डन एज भी माना जाता है। अब गुप्त एम्पायर भी जाता है, इसके बाद मुगल एम्पायर आता है। मुगल एम्पायर तक भी बिहार की सारी चीजें बिल्कुल सेफ थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और उस टाइम पे बिहार एक टेक्सटाइल हब भी बन गया था, सिल्क, कॉटन और सॉल्ट पीटर का। ये तीन की तीनों चीजें अभी भी बिहार हर जगह एक्सपोर्ट कर रहा था। मुगल एम्पायर के टाइम तक सारी चीजें बढ़िया थी। लेकिन मुगल एम्पायर के बाद अब असली प्रॉब्लम शुरू होती है जब ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं।
ब्रिटिशर्स को बोला जाता है ना कि जहां जहां गए सारी चीजें बर्बाद ही कर दी हैं। इंडिया भी आया, इंडिया में भी उन्होंने गड़बड़ करी थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बिहार में उन्होंने करी थी कि इतने डेवलप्ड स्टेट को इतने बुरे तरीके से जो गिराने का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था ना, वो ब्रिटिशर्स ने किया था। सबसे पहले जब ब्रिटिशर्स इस रीजन में है ना, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वो कहीं भी आते तो कंट्रोल कर ले जाते। अब जब ब्रिटिशर्स आए तो उनसे लड़ने के लिए 3 लोग साथ में आते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत पावरफुल थे। अवध, बंगाल और जो बचे कुछ मुगल इंप्रेस थे ना, वो साथ में आते हैं, ब्रिटिशर से लड़ाई करते हैं, और वो लड़ाई 1764 में हुई थी, द बैटल ऑफ बक्सर। और उस लड़ाई में ब्रिटिशर जीत गए थे और ये 3 के तीनों लोग हार गए थे। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आते हैं, हर एक चीज देखते हैं, ओ ऐसा सिस्टम चल रहा है बिहार में, ऐसा ऐसा है, हर एक चीज देखते हैं। उसके बाद वो एक टैक्स का लॉ लाते हैं, वो था टैक्स कलेक्शन राइट, दीवानी राइट। और उस राइट में ऐसा था कि पहले के टाइम पे अगर आप बिहार में हो और कोई भी चीज आप फसल कोई भी उगा रहे हो, तो उसमें से सिर्फ 10% टैक्स देना पड़ता था आपको, जो रूलिंग वहां पे जो एम्पायर था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद उसको उन्होंने 50% बढ़ा लिया, क्योंकि उन्हें ये चीज पता लगी कि यार देखो, अभी जो है सबसे ज्यादा हम लोगों को पैसे की जरूरत है, और पैसा कहाँ जब सबसे ज्यादा निकलेगा, टैक्स हमारा ही प्राइमरी वे बनने वाला है पैसा कमाने का। तो उन्होंने टैक्स बहुत ज्यादा हाई कर दिया, 50% से टैक्स बढ़ा दिया, और उनके रूल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो उन्होंने वो देखा कि बिहार में लोग खेती वगैरह कर ही रहे हैं, सारी चीज परफेक्टली है, इनसे हम 50% टैक्स लेकर के अपना काम चलाएंगे। स्ट्रिक्टली उन्होंने सबसे 50% टैक्स लेना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि लोग जो अपनी खेती किया करते थे, वहां पर धीरे धीरे बिहार में पॉवर्टी आना चालू हो गई, क्योंकि लोग जो मेहनत करते थे उसका 50% उन्हें टैक्स ही देना पड़ता था। और ब्रिटिशर्स बहुत दिमागी थे, वो सिर्फ टैक्स लिया करते थे, टैक्स के पैसे से वो अपनी आर्मी और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे थे, लेकिन बिहार में कोई भी काम नहीं करवा रहे थे। ना वो वहां पे री इन्वेस्ट कर रहे थे एक पैसे का इरिगेशन में, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे थे, कहीं नहीं ध्यान दे रहे थे। बस उनका एक ही एम था कि कैसे भी इनसे हम सिर्फ टैक्स निकालते रहें और चीजें इन पे री इन्वेस्ट ना करें। लेकिन धीरे धीरे ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो लोग वहां पर खेती करते थे वो 50% टैक्स दे ही नहीं पा रहे थे, उनका इतना प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था कि वो 50% टैक्स दे पाते। पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ब्रिटिशर्स ने एक और दिमाग लगाया कि देखो अब हम टैक्स और ज्यादा इंक्रीज कैसे करते हैं। अब उन्होंने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ला दिया, जमींदार एक्ट, और इस एक्ट से सबको और ज्यादा घेर के फंसा लिया गया। इसमें क्या किया गया कि अभी जो भी लोग अपनी खेती करते थे वो अपनी खुद की जमीन पे क्या करते थे, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अलग अलग जमीनें अलग अलग लोगों को परमानेंटली दे दी कि ठीक है ये जमीन अब तुम्हारे नाम की है, तुम इसके परमानेंट ओनर बन चुके हो। लेकिन अब उस जमीन के अकॉर्डिंग अगर आपकी टोटल हार्वेस्ट 10,000 रुपए की होगी, तो उसमें से आपको 9,000 रुपए ऑलरेडी कैलकुलेटेड 9,000 रुपए आपको हमें टैक्स के रूप में देना पड़ेगा आपके जमीन के एरिया के अकॉर्डिंग। अब उसमें ब्रिटिशर्स का कुछ लेना देना नहीं है, आप उस खेत में कुछ लगाओ या ना लगाओ, आपको 9,000 रुपए आपको हमें टैक्स देना ही पड़ेगा, और अगर आप टैक्स नहीं देते हो तो आपसे वो जमीन छीन ली जाएगी। और एट द एंड वही हुआ, ब्रिटिशर्स ने सबको फोर्सफुली ये कहा कि आप इंडिगो लगाओ, इंडिगो वही नील जिसको वो यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब इंडिगो के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंडिगो एक बार जिस भी खेत में लग जाता था ना, उस पूरे खेत की बैंड बजा के रख देता था, उस पूरे खेत को इनफर्टाइल कर देता था। और जब बिहार में बहुत सारे लोग अपने खेत में इंडिगो लगाना चालू करे, क्योंकि ब्रिटिशर्स फोर्स कर रहे थे, सबने एक साथ लगा दिया। उसके बाद धीरे धीरे बिहार में, क्योंकि टैक्सेस तो ऑलरेडी उन लोगों को पे करना ही पड़ रहा था, उसके साथ साथ इंडिगो लगाने की वजह से उनकी जो खेत था ना वो इनफर्टाइल हो गया। वहां पर फूड क्रॉप लगाने से उनको रोका जा रहा था कि आप फूड क्रॉप ना लगाओ, इंडिगो ही लगाओ, क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट ब्रिटिशर्स को जा रहा था और वो फोर्सफुली काम करवा रहे थे। ऐसा करते 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 बिहार की सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि ज्यादातर जो लैंड थी वो इनफर्टाइल हो गई, टैक्स दे देकर लोगों के पास पैसे भी नहीं बचे। और एट द एंड 1770 में बिहार में भुखमरी आ गई, और उस भुखमरी में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी सिर्फ बिहार में। लेकिन उस डेथ के बाद भी जो टैक्स कलेक्टर्स थे उन्होंने टैक्स को कम नहीं करा, बल्कि इस रूल को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया कि अब अगर नहीं दिया जाएगा तो आपको मारा भी जाएगा। और उसी पे एक ब्रिटिश हिस्टोरियन विलियम हंटर ने ये बात कही थी, इवन व्हेन पीपल वर डाइंग टैक्स कलेक्टर नेवर स्टॉप हिज वर्क। उन्होंने भी ये बात बोली थी कि ऐसा ऐसा इंडिया में हो रहा था, इतना ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा था, लोग मर रहे थे फिर भी उनसे टैक्स निकाला जा रहा था। वही बिहार जो मगध एम्पायर में ऐसा था, उसके बाद सबसे ज्यादा बड़ी जो आयरन ओर थी वो बिहार में थी। और फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने हर एक चीज बर्बाद करना चालू कर दिया। अभी भी जो आयरन ओर्स थी वो सेफ थी, उनके साथ क्या हुआ वो अभी हम आगे आपको समझाते हैं। अब जब ब्रिटिशर्स ने पूरा फार्मिंग के सेक्टर की बैंड बजा दी बिहार में, यहाँ पे भुखमरी ला दी, उसके बाद उनका ध्यान गया कि अभी यार बिहार में तो माइंस भी पड़ी हुई, कोल है वहाँ पे, आयरन ओर है, और सबसे बड़ी चीज सॉल्ट पीटर है वहाँ पे। तब उन्होंने पूरे की पूरी लेबर फोर्स को उधर लगवा दिया कि अब उसको एक्सट्रैक्ट करना। अब यहाँ पे जो इन्होंने अपनी शार्प माइंड यूज किया ना, उसी की वजह से बिहार आज तक वो चीज झेल रहा है और उससे बाहर नहीं आ पाया है, जो चीज ब्रिटिशर्स
ब्रिटिशर्स ने करी थी, क्योंकि वही सेम चीज इंडियन गवर्नमेंट ने भी रिपीट कर दी इंडिपेंडेंस के बाद। अब ये चीज क्या हुई थी ये आप ध्यान से समझो। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि पूरी की पूरी बिहार की लेबर फोर्स को लगा दिया कि आप वहां से चीजें एक्सट्रैक्ट करो, सॉल्ट, पीटर, कोल और आयरन जितना भी था सारा एक्सट्रैक्ट किया जाता था, तो रॉ मटेरियल। अब एक चीज आप समझो कि जब भी कहीं से कोई रॉ मटेरियल निकाला जाता है, जैसे ये टेबल है, तो जिसकी लकड़ी जब निकाली गई होगी एक जगह पे कटी होगी, दूसरी जगह आकर के प्रोसेस हुई होगी, उसके बाद जाकर के कहीं टेबल बन करके हमारे पास आई। तो ऐसे ही जब रॉ मटेरियल बिहार से निकाला जा रहा था तो उसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो प्रोसेस किया जाता है वो इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो ब्रिटिशर्स को चाहिए था कि बिहार में अगर इंडस्ट्रीज सेटअप करते वो चीजें तो यहीं पर रिफाइन हो जाती सब कुछ, लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक और दिमाग लगाया कि यहाँ से चीजें निकालो और इंडिया के जो कोस्टल स्टेट्स हैं जैसे कि मुंबई हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वहां पे शिप्स और पोर्ट्स रहते हैं, सारा रॉ मटेरियल ये बिहार से एक्सट्रैक्ट करते थे और कोस्टल स्टेट्स में ले जाते थे, कॉर्नर पे बिल्कुल पोर्ट्स के पास, और उन सिटीज में उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाना शुरू किया। वहां पर वो प्रोसेस करते थे चीजों को और सीधा शिप्स में लोड करके यूरोपियन कंट्रीज में भेज दिया करते थे। और ये प्रोसेस लगातार चलता गया, जिसके बाद बिहार बस एक रॉ मटेरियल का स्टेट बन के रह गया जहां से चीजें निकालना है और उसको जाकर के कोस्टल स्टेट जैसे मुंबई हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, इन सिटीज, इन स्टेट्स में ले जा करके उसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद शिप्स में लोड करके उसको दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट कर देना। और सबसे बड़ी बात कि बिहार में जो इंडिगो बोया जाता था ना, इसी के प्रॉफिट से बॉम्बे और लंदन की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो रन करती थी बिहार के ही पैसे से। अब ये चीजें चली गई ये प्रोसेस। उसके बाद आया 1947 जब इंडिया आजाद हुआ। अब आजाद होने के बाद चीजें और ज्यादा चौपट होती चली गई। सबको लगा कि इंडिपेंडेंस के बाद बिहार की सिचुएशन बदलेगी, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद चीजें और ज्यादा चौपट होती चली गई। अब यहाँ पे ऐसा हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद जब गवर्नमेंट आती है तो वो एक ऐसा रूल लाते हैं ये सोच करके कि इससे इंडिया के सारे स्टेट्स का बहुत ज्यादा भला होगा, लेकिन बिहार का उससे और ही ज्यादा लॉस हो गया। उन्होंने एक लॉ लाया 1952 में, फ्रीट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। और इस पॉलिसी के अंदर ये था कि भले ही हम यहाँ लखनऊ में बैठे हुए हैं, अगर हम यहाँ से कोई सामान प्रयागराज यहाँ से 300 किलोमीटर दूर भेजते हैं और उसमें हमको 10,000 रुपए कॉस्ट लगा, तो वही सामान अगर हम यहाँ से मुंबई भेज देंगे 1300-1400 किलोमीटर दूर, तब भी हमको सेम कॉस्ट लगेगा 10,000 रुपए। इस पॉलिसी का मतलब ये था कि आप इंडिया के किसी भी कोने में कहीं भी आप चीजें ट्रांसपोर्ट करो, प्राइस आपको सेम ही पे करना पड़ेगा, और जो भी एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा ना आपके ट्रांसपोर्टेशन में, उसको गवर्नमेंट एज अ सब्सिडी आपको पे करेगी। मतलब उसी 10,000 रुपए में आप इंडिया के किसी भी कोने में अपना सामान ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। अब आप देखो ये पॉलिसी 40 साल तक चली, और इस पॉलिसी से हुआ क्या कि जो काम ब्रिटिशर्स ने किया था, बिहार को रॉ मटेरियल स्टेट बना करके चीजें निकाल करके मुंबई में प्रोसेस करके इसको दूसरे कंट्री भेजते थे, यही चीज और ज्यादा बढ़ने लग गई, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स नहीं थे, लेकिन वो चीज इंडिया की गवर्नमेंट और स्टेट्स की गवर्नमेंट प्लस जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, अब उन्होंने वो चीज करना चालू कर दी कि ठीक है, इंडस्ट्रीज तो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने सेटअप कर दी है, साइड के बॉर्डर जितने भी अपने कोस्टल स्टेट्स और कोस्टल सिटीज हैं, तो हमको क्या है यार, हम बिहार से चीजें निकालते हैं, वहां ले चल के इंडस्ट्रीज है, वहां पर और इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे, वहां प्रोसेस करके बाहर भेज देंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बिल्कुल सेम ही पड़ेगा, तो क्यों ही हम बिहार में इंडस्ट्री सेटअप करें। तो ये चीज बढ़ती चली गई और एक पॉइंट ऐसा आया जब 1970 में मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल जैसी जो सिटीज हैं ये इंडस्ट्रियल हब बन गई और बिहार बस एक रॉ स्टेट बन के रह गया। बिहार में कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से। 40 साल तक ये पॉलिसी चली, मतलब इंडिपेंडेंस के 40 साल बाद तक बिहार को एज अ रॉ मटेरियल स्टेट ही यूज किया गया। चीजें बिहार से निकाल करके और जगह ले जा करके उसका प्रॉफिट निकाला गया। अभी तक तो ठीक ही चल रहा था, जो कुछ भी था थोड़ा बहुत बिहार में बचा भी हुआ था, लेकिन अभी जो आपके मन में बिहार की इमेज बनी हुई ना, वो करप्शन, कट्टा, गोली बारूद, वो सारी की सारी इमेज अब बनना स्टार्ट हुई जब वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज का रूल आया। 1980 से लेकर के सन 2000 के बीच में वहां पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई और करप्शन बढ़ा। अब 1990 में लालू प्रसाद यादव वहां के सीएम बनते हैं। सबको लगा कि यार चलो अब यहाँ के सीएम बने हैं, अब चीजें बहुत ज्यादा डेवलप होगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उसका उल्टा ही। अभी क्या था कि बिहार में जितने भी लोग आए थे ना, वो सारे के सारे बहुत डीप लेवल पे चीजें बहुत ज्यादा बेकार करी उन्होंने। फसल बेकार करी, वहां पर प्लांटेशन में जो गड़बड़िया हुआ वो उन लोगों की वजह से हुई, माइनिंग में जितना भी था चीजें बिहार से निकाली ही थी उन लोगों ने। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर आई तो बिहार के अपर लेवल पे काम किया गया, क्योंकि बहुत टाइम पहले से ही बिहार के साथ इतना गलत होता चला आया। वहां पर पैसे नहीं बचे, पॉवर्टी वो हो गई, लिटरेसी रेट ऑलरेडी वहां पे कम था। तो जब ये सारी चीजें होती है तो क्राइम भी बढ़ता है।
है। अब पॉलिटिकल पार्टी जब आई तो उनका एजेंडा था कि जो बैकवर्ड कास्ट है ना उन्हें थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाएगा, उन्हें जॉब्स वगैरह दी जाएगी, ये एजेंडा था। लेकिन हुआ ऐसा कि इनके राज में क्राइम इतनी तेजी से बढ़ने लग गया, करप्शन बढ़ने लग गया और खुद इन्होंने फूडर स्कैम जिसमें 950 करोड़ का स्कैम हुआ था, जिसके बाद ये जेल चले गए थे, ये स्कैम भी उसी टाइम में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि जो एरिया रहते थे ना अलग अलग, वो सारे बाहुबली वहां पर बनने लग गए। बाहुबली क्या होते हैं, वो एक स्पेसिफिक एरिया पे अपना कंट्रोल करते हैं, फिर उस पूरे के पूरे एरिया या कभी कभी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो कंट्रोल करते हैं और वहां पर एक एक चीज उन्हीं बाहुबली के कहने पे होती है। मतलब अगर उन्होंने कह दिया कि वोट इन्हीं को देना है तो किसी की हिम्मत नहीं कि उनके खिलाफ वोट कर दें, और अगर कर दिया तो उन्हें मार दिया जाता था। और उन बाहुबलियों के एरिया अलग अलग डिवाइड होते चले गए और उन्हीं से पॉलिटिकल पार्टीज कनेक्ट होती चली गई, क्योंकि उनसे उस प्रॉपर एरिया में पावर बनती थी। अलग अलग बाहुबली तैयार किया गया और बाहुबली आपस में लड़ते थे, और लड़ने के लिए वो बाहुबली अपने अपने एरिया में बंदूकें बांट दिया करते थे। बिहार में तो वैसे भी ये सारी चीजें बहुत इजीली मिल जाती हैं, बांट दिया करते थे, आपस में लोग लड़ने लग गए। इससे क्या हुआ, बिहार की एक अलग इमेज बन के सामने इन लोगों की जो अभी तक नहीं आई थी। क्राइम को एक पीक लेवल तक पहुंचाने में वहां के पॉलिटिक्स और लीडर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि उससे पॉलिटिक्स में उनको फायदा होता था। वो बाहुबलियों को सपोर्ट करते थे, बाहुबली अपना उठते थे, अलग अलग बाहुबली लड़ाई करते थे, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट जाता था। तो बिहार के साथ अब बिहार में लिटरेसी रेट ऑलरेडी कम हो चुका था, पॉवर्टी वहां पर बढ़ती चली जा रही थी, लोग बिहार छोड़ करके दूसरे सिटीज में जाते थे, क्योंकि कोई भी टैलेंटेड अगर आदमी बिहार में होता था उसे पता था कि अगर मैं बिहार में रहूंगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, बिहार से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि क्राइम भी पीक पे चल रहा था। अब इसके बाद जो थोड़ी बहुत बची हुई चीज थी वो सन 2000 में खत्म हो गई, जब झारखंड बिहार से अलग हुआ, क्योंकि कुछ रिलीजियस और ट्राइबल कम्युनिटीज का शुरू से ये कहना था कि झारखंड को एक अलग स्टेट बना दिया जाए। और किस्मत इतनी फूटी बिहार की कि जैसे ही झारखंड अलग हुआ, झारखंड अपने साथ साथ 75% जो बिहार का इंडस्ट्रियल एरिया था वो झारखंड में चला गया। और अब जो 65% बिहार की इनकम होती थी ना वो उसी एरिया से होती थी जो झारखंड में चला गया। रेवेन्यू सोर्स झारखंड में चला गया। जो थोड़ा बहुत बचा खुचा था वो और बिहार को घुटने पे ला दिया झारखंड के अलग होने से। अब बिहार में बचा था सिर्फ फील्ड। अब जिसको जो कुछ करना है उसी खेती से निकाल पाओ, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी डरती थी कि यहाँ इतना क्राइम है कि क्या पता हमारे मैनेजर्स को ही गोली मार दी जाए बिहार। अब चीजें हल्की सी बदलने की उम्मीद तब आई जब 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी, लेकिन इसके बाद सही में चेंजेस आए, लिटरेसी रेट इंप्रूव हुआ, रोड्स बढ़ाई गई, फीमेल लिटरेसी रेट बढ़ा, चीजें हल्की हल्की इंप्रूव होना चालू हुई। लेकिन आज भी 3 करोड़ से ज्यादा बिहारी ऐसे हैं जो बिहार छोड़ करके इंडिया के और स्टेट्स में जा चुके हैं काम करने के लिए, क्योंकि बिहार उन्हें आज भी फेवरेबल नहीं लगता है। अब इतने फैक्ट्स और डेटा को एनालाइज करने के बाद बिहार की डेवलपमेंट सबसे अच्छे तरीके से ऐसे हो सकती है, क्योंकि बिहार में आज भी लोग फील्ड में क्रॉप्स लगाते हैं अलग अलग तरीके के, लेकिन आज भी वही सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रोसेसिंग आज भी बिहार से बाहर ही होती है। लोग यहाँ पर लीची हार्वेस्ट करते हैं और उसको बाहर ले जाते हैं प्रोसेस करने के लिए। अगर बिहार का जो एग्रो इकोनॉमी है वहीं पे एग्रो प्रोसेसिंग हब भी बना दिया जाए, बिहार में मुजफ्फरपुर जहाँ पर लीची बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आज भी लीची बाहर ले जा करके प्रोसेस करी जाती है। अगर हब वहीं पर बनेगा तो लीची वहीं पे प्रोसेस होकर वहीं पर पैकिंग होगी, तो मुजफ्फरपुर आगे चल करके लीची का एक हब बन जाएगा। ऐसे नालंदा में ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं, अगर उसकी प्रोसेसिंग वहीं पे हो जाएगी तो ये और ज्यादा सिटीज में जाकर के बेचा जाएगा, जिसका ओवरऑल प्रॉफिट वहीं के बिजनेसमैन को होगा जो बिहार में रहें। ऐसे ही पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में राइस और मक्के की खेती बहुत ज्यादा होती है, वहीं पर उन्हें प्रोसेस करके अच्छे तरीके से अगर एक्सपोर्ट किया जाएगा तो चीजें बहुत ज्यादा बेहतर होंगी। और यहीं पे पहला इवेंट जो बिहार के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन पूरे सोशल मीडिया पे उसे बहुत गलत दिखाया गया कि अडानी ने जो 1 रुपए में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में काफी ज्यादा एरिया ले लिया था। लेकिन सही बात है, अगर उस एरिया में इंडस्ट्रीज लगेंगी तो बिहार में और भी कंपनीज अपने आप को लाएंगे कि बिहार में कुछ कर सकते हैं। तो ये वाला जो चीज थी, ऐसी चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी तो बिहार धीरे धीरे डेवलप होगा। और बिहार का जो टूरिज्म और कल्चरल इकोसिस्टम है ना, फैक्ट्स के अकॉर्डिंग अगर उन्हें सही से मैनेज किया जाए तो साल भर में वो 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू दे देगा सिर्फ बिहार को, क्योंकि बिहार बुद्धिज्म और जैन कम्युनिटी का ओरिजिन रहा है। पूरे के पूरे इंडिया से लोग गया करने के लिए बिहार जाते हैं, बहुत टूरिस्ट आते हैं। अगर वो सारी चीजें बहुत तरीके से अच्छे से मैनेज कर दी जाए, गवर्नमेंट उन्हें इन्वेस्ट करे, तो हर साल 50 करोड़ से भी ज्यादा रुपए देने का पोटेंशियल है सिर्फ बिहार में। बिहार को उठने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है, बस उस सोच की जरूरत है जिस सोच से मगध एम्पायर ने पूरी दुनिया बदल दी थी। द डे बिहार स्टार्ट्स बिलीविंग ऑन देयर ओन पावर अगेन, हिस्ट्री विल रिपीट अगेन, नॉट एज अ ट्रेजेडी बट एज अ रेवोल्यूशन। मिलते हैं ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।